बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। संडे अच्छा गुजरा होगा, मौसम भी अच्छा था, बारिश भी हुई और आज सुबह से भी गर्मी की शिद्दत कंपैरेटिवली बहुत कम है। शहर में ना तो ज़्यादा धूप है, हल्के हल्के बादल भी थे, सुबह ठंडी हवाएं भी अलहल सुबह चल रही थी। सो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला ने नया दिन, खुशगवार दिन हम सबको दिया और इसके साथ साथ कोशिश ये कीजिए कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, आपके लिए ख़ुद भी आसान होंगी। और इसके साथ वक्त पर काम करने की आदत डालें, अपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें, तो आपके तमाम काम जब अंजाम को पहुँचेंगे तो उनका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा। हम बढ़ते हैं जी शो की तरफ आज के, और हम ख़बरें भी शामिल करेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको विश करना है, लेकिन 11:05 पर। इसके साथ साथ हमने अपने मेहमानों को भी मदऊ कर रखा है, इंशाल्लाह उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरें हैं, मुस्लिम लीग नून का लिबर्टी में पावर शो, पाकिस्तान को मुआशी ताकत भी बनाएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वज़ीर आला का दौरे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बच्ची की मौत पर रिपोर्ट तलब। फिरोजपुर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने डॉल्फिन एहलकार को कुचल दिया। डॉल्फिन एहलकार अमजद महमूद ड्यूटी खत्म होने पर घर जा रहा था। और दाता दरबार स्ट्रक्चर की तजदीद नौ का टेंडर मुकम्मल, 18 करोड़ लागत आएगी। अच्छा जी, खबरें आप जान चुके हैं, डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से इत्तफाकन आज दोनों ही नेवी ब्लू कलर पहना है और मेरी अभी अभी नज़र पड़ी है। इसको हम भाईचारा भी कह सकते हैं, इत्तफाक भी कह सकते हैं। शाहिद सिप्रा साहब, इत्तफाक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, था इत्तेफाक, लेकिन मैंने आते ही कहा मैंने साई साहब आए थे इसी यूनिफॉर्म में जा रहे हैं। सही, स्कूल का भी यही यूनिफॉर्म है। चलें जी, ये वैसे इत्तेफाक का ऐसा यूनिफॉर्म तो कोई नहीं है। हम आ जाते हैं जी आज की खबरों की तरफ। पहली खबर है जी सियासी मंजरनामे से, जहां पर कल मरियम साहिबा हमें खासी एक्टिव नजर आई, खासी धुआंधार तकरीर भी की, एक अलहदा से खुशी भी उनके चेहरे पे थी। तो पहले कुछ मनाजिर दिखा देते हैं, फिर आते हैं खबर की तरफ। धमाके किए तो नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं थे, वो दौरे पर, गैर मुल्की दौरे पर काबू में थे। जब नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि इंडिया ने धमाके किए तो उन्होंने उसी वक्त एक लम्हे की ताखीर के बगैर पाकिस्तान फोन किया और कहा कि आज अगर पाकिस्तान उन एटमी धमाकों का जवाब देना चाहे तो कितने दिन दरकार हैं। उनको जवाब मिला कि 17 दिन दरकार हैं। तो पाकिस्तानियों, तारीख गवाह है कि 17 दिन के बाद एक लम्हे की ताखीर किए बगैर नवाज शरीफ ने चाबी में एटमी धमाके किए। फजल करम से इस मुल्क का दिफा हमेशा हमेशा के लिए नाकाबिल। सो मुस्लिम लीग नून का लिबर्टी में कल पावर शो हुआ। पाकिस्तान को मुआशी ताकत भी बनाएंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये कहना था। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर, एटमी धमाकों से रोकने के लिए हम पर दबाव डाला गया। जो 28 मई को किया था वो जो है कभी भुलाने वाला नहीं है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से कल धुआंधार कारकुनों के साथ खिताब किया गया। शाहिद सिप्रा साहब, देखें, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि 28 मई को हमें मनाना भी चाहिए। और पूरी दुनिया जो है आज हमें, अगर वो किसी जगह पे खौफज़दा है तो वो सिर्फ एटमी ताकत की वजह से ही है कि हम लोग एटमी ताकत बन चुके हैं। और ये क्रेडिट मुख्तलिफ राय हैं कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को भी जाता है, उस वक्त के साइंसदान जो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनको भी जाता है, और भी बहुत सारी बीच में तजावीज़ आती हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम एक कौम की हैसियत से देखें या पाकिस्तानी होने की हैसियत से देखें तो ये बहुत बड़ा मार्का था, इसमें कोई दूसरी राय नो डाउट, बिल्कुल। ये मुस्लिम लीग नून ने उसको सेलिब्रेट किया है, करना भी चाहिए। और बहुत सारी दीगर जो तंजीमात हैं उनकी जानिब से भी रैलीज निकाली गई हैं और उस वक्त के जो लोग थे जिन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया, उनको खराज तहसीन पेश किया।
अच्छा, अब ये जलसा भी था एक मौजूदा हमारी जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 22 साल की जिद्दोजहद से बनी थी, वो 22 दिनों के अंदर अंदर किरची हो गई है। तो अब ये मामला जो हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं कि आप दो से तीन लोग ऐसे हैं, या कोई MNA है एक्स, या फिर कोई सूबाई या कौमी आपका विफाकी वजीर है एक्स, वो आपकी पार्टी को छोड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इबरत जो है पकड़ने की ज़रूरत है। देखें, मैं तो हमेशा कहता था कि हमारे जो लीडर हैं, मकबूल तरीन लीडर जिनको कहा जाता है इमरान खान, गरूर, तकब्बर और घमंड जो है ये इंसान के उस वक्त शुरू होता है जब आपको अल्टीमेटली जवाल की तरफ लेके जाता है। जवाल की निशानी है ये निशानी है। अब ये अगर उसके बाद इन चीज़ों के होने के बावजूद अगर एक सियासी जमात समझ रही है कि हम लोग फिर खड़े हो जाएंगे, हो सकता है खड़े हो जाए, अवामी ताकत के साथ लोग खड़े भी होते हैं, लेकिन कल जलसा और उसमें जो तकरीर की बड़े बड़े रहनुमा जब आपको खैर बात कहते जा रहे हैं तो शाहिद सिपरा साहब खड़े होने का मतलब कारकुन तो दूर की बात है, आप कारकुन भी को नहीं आना, वही मैं कह रही हूँ ना। अब आपको ज़मान पाक कोई नजर आ रहा है? कोई भी, किसने आना है? वही ना, किसने आना है? अब कल की तकरीर, आप मरियम नवाज की तकरीर पूरी सुन लें, उसमें एटमी ताकत पर तो बात थी, लेकिन उसमें सियासी जो हमारा मंजरनामा इस वक्त चल रहा है उस पर भी बहुत ज़्यादा बातें की गई, और उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर ऐसे में एक नई जमात बन रही है, सियासी रहनुमा बैठ रहे हैं, और वही बंदा जिसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इक़्तिदार दिलवाया था, जहांगीर तरीन, जिसका जहाज इस्तेमाल हुआ था। हम ऐड कर लेते हैं ये भी, जहांगीर तरीन साहब के राब्ते भी तेज हो गए, नई जमात के नाम पर मुशावरत की जा रही है, सो यहाँ से भी तैयारियां जो हैं चल रही हैं। देखें, अब जहांगीर तरीन जनूबी पंजाब से सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 7-8 बंदों ने मुल्तान से की थी किसी ने, और उस वक्त कहा था कि ये सब लोग वो हैं जिनको टिकट नहीं मिला था। हालांकि बुज़दार साहब वजीर आला शायद जनूबी पंजाब के लोगों की ही वजह से रहे, अगर वो निकले हैं तो आप सारी चीज़ें। पहली कॉन्फ्रेंस जनूबी पंजाब से ही हुई जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा। उसके बाद फिर एक ऐसा शुरू हुआ कि उसके बाद ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए जहांगीर तरीन को आप सियासत से माइनस नहीं कर सकते, और बिलखसूस जो हमारी जनूबी पंजाब की सियासत है जहाँ शख्सियात का वोट है, जहाँ यह नहीं है कि बल्ले का निशान है आप उस पर जीत जाएंगे, या शेर का निशान है, या तीर का निशान है, या कोई और आपका इंतखाबी निशान है उस पर जीत जाएंगे। ये जनूबी पंजाब की सियासत सरमाया दराना सियासत है, जो खानदानी सियासत है, कबाइल हैं लोग। फिर हमारे जो सजादगान हैं, जो हमारे मज़ारात और दरबार हैं, इनके जो सजादा नशीन हैं, इनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो आप कहें कि हम लोग सियासी जमात की बुनियाद पर वहाँ इलेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता। उसको देखा जाता है कि ये कैंडिडेट किस ख़ानदान से है, इनका पीछे से सियासी करियर कितना है, तो उसी बुनियाद पर टिकट्स भी मिलते हैं, वो जीतते हैं। तो जहांगीर तरीन या ओन चौधरी एक दफ़ा फिर जिस तरह कोशिशों में है कि एक नई जमात बन जाए, और वो लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो ऐसे में अब हालात लग रहे हैं कि हमारा सियासी जो मंजरनामा है वो टोटली तब्दील होने जा रहा है। वो जो इनकलाब की फिजा थी, वो जो सड़कों पर अब ये जो आप फिर टोटली तब्दीली की बातें कर रहे हैं, तो आई होप आई मस्ट से कि दुआ कर सकते हैं लोगों के लिए भी कुछ बेहतर हो। फिलहाल जो इकोनॉमी पे जाएं तो फिर तो बहुत बुरे हालात, अगर मैशत पे बात करें तो बहुत बुरे हालात। देखे ना, यही जहाज अब मुझे लगता है इस्तेमाल होगा नई पार्टी के लिए। जिस जहाज ने इमरान खान को इक़्तिदार दिलाया था, तो वही जहाज अब इस्तेमाल होगा नई पार्टी के लिए। और इसमें सबसे जो अहम चीज़ देखने में आ रही है कि वो बहुत सारे ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, उनको ना तो नून लीग कबूल कर रही है, ना उनको पीपल्स पार्टी कबूल कर रही है। तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने अपनी सियासत तो जारी रखनी है ना। कुछ लोगों ने तो कहा कि हम सियासत ही छोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ओढ़ना बिछोड़ना ही सियासत है, तो उनके लिए कोई ना कोई पार्टी होनी चाहिए। तो जहांगीर तरीन साहब ने ये बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लेंगे और पार्टी बनाएंगे, और ये पार्टी बड़ी मुतहर्रिक और एक्टिव नज़र आएगी। मुझे लगता है कि अगली जो भी गवर्नमेंट आएगी उसमें ये पार्टी जो होगी पार्टिसिपेट ज़रूर करेगी। इसका उस गवर्नमेंट में हिस्सा ज़रूर होगा, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट होगी या फेडरल की गवर्नमेंट होगी, क्योंकि इनके पास MNAs भी आएंगे, MPs भी आएंगे। जिस तरह सिपरा साहब बता रहे थे कि जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर ज़्यादातर हमने ऐसी सियासत देखी है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो उसी का हिस्सा होती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट रही है, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट रही है। और जब मैंने देखा है जब भी कोई पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है तो वो फौरी तौर पर उसके साथ ही लहाक कर लेते हैं। और जब इन्होंने ये पिछले साल PTI को छोड़ा था, तो जो PTI का हाल हुआ है आपने देख लिया है। तो ये 15-20 लोग जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमेशा ही पाकिस्तान की सियासत में भी, पाकिस्तान के इक़्तिदार में भी, और ये हमेशा ताकत में ही रहे हैं, चाहे इनको वजारतें मिली हैं नहीं मिली, लेकिन ये रहे गवर्नमेंट में ही।
तो तरीन साहब ने मेरा ख्याल है अपना जहाज़ जो है उसको सर्विस करवा ली है और आने वाले टाकी झाकी मार ली है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये बहुत साहिब साहब कल के जलसे पे आपका एक कमेंट चाहिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है ना। कल के जलसे पे देखें ना, नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो तब बड़ा प्रेशर होगा, चूँकि इतना बड़ा काम करना था। पूरी जो अमेरिका था या दीगर बड़े ममालिक थे, उनकी तो भरपूर कोशिश होगी कि किसी सूरत में एटमी धमाके ना किए जाएँ। लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ में जब आपने अपने आप को नुमाया करना होता है या आपकी इसी बात में बचत है कि हर सूरत में वो धमाके करने लाजमी थे। जिस तरह ये पूरा सफ़र भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ, डॉक्टर अब्दुल कदीर की और दूसरे साइंसदानों की मेहनत थी। अगर इसको ये ना किए जाते तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होने थे। आपके गिरदोनवा में चेक कर लें कि कितने आपके दुश्मन हैं और कितने आपके दोस्त हैं। और ये जो एटमी ताकत पाकिस्तान बना है उसके बाद ही हमारा सर्वाइवल है। और अभी तक अगर किसी की ज़रूरत नहीं कि इस तरह मैली आंख से देखे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको पता है कि इनकी बहरी फोर्सेस, इनकी बहरी फोर्सेस और इनकी फ़ज़ाइया जो है ये मजबूत हैं, बिल्कुल तैयार। तो इसकी बुनियादी वजह ये है। और मियाँ साहब ने ये बड़ा दिल गुर्दे वाला काम किया था। तब उस वक्त इनको मुआशी पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा होगा, सियासी मामलात भी बिगड़े होंगे, दीगर प्रेशर भी आए होंगे, लेकिन ये किया था। हम छोटे छोटे थे तो तब बड़े नारे भी लगाए गए, बड़े इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया गया, लेकिन उस वक्त की हुकूमत पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। सो बिलाशुबा ये एक बड़ा इकदाम है और कल मुस्लिम लीग नून ने इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी किया। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल से खबर शामिल करनी है, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे। अफसोसनाक खबर, और मेरे ख्याल से इस तरह के मामलात पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सीएम साहब ने खुद दौरा किया, हॉस्पिटल गए, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों जो है करार वाकई सज़ा जो है वो क्यों नहीं दी जाती जो इसके मर्तकब इस इतनी बड़ी गफलत के पाए जाते हैं। खबर ये है जी, वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ पर अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया था कि जी मैं आपको बता दूँ, बच्ची की मौत वाक़या हुआ ये कि जी नर्सरी में मौजूद दीगर बच्चे जो थे वो महफूज रहे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की नर्सरी के इंक्यूबेटर में ओवर हीटिंग से बच्ची जान बहक हुई। निगरान वज़ीर आला ने दौरा किया, वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, देखना यह है कि गफलत किसकी, नौमौलूद बच्ची थी शायद से प्रासा। देखिए गफलत तो बराह रास्त जो वहाँ स्टाफ उस वक्त ड्यूटी पे था, नर्सेज थी, डॉक्टर्स थे, जो भी था उस वक्त नर्सरी में। हालांकि नर्सरी आपका बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जगह होती है जहाँ से एक मिनट भी इधर उधर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ना करे बच्चे जाएं नर्सरी में और वहाँ एडमिट हों। हम होते भी रहे हमारे बच्चे, इवन जो मदर्स थी उनकी अप्रोच नहीं होती थी, नर्सरी तक जाने की इजाज़त नहीं होती थी। तो आप बताएं कि वो कितना क्रिटिकल मामला होता है कि उस वक्त क्यों पेरेंट्स को भी नहीं जाने देते, इवन माँ को भी नहीं जाने देते बच्चे के नज़दीक कि उसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ क्या हुआ कि आपके जो ट्रीटमेंट के जो ज़राए हैं उनकी निगहदाश्त करने वाला ही कोई नहीं है, वहाँ मौजूद ही नहीं है। इनक्यूबेटर में बच्चा है, आप उसका जो टेम्परेचर लेवल है आपने चेक करना, वो नहीं देख, और वो इतना हीट हुआ कि झुलस के बच्चे, वो टेम्परेचर देखें कहाँ तक गया होगा और वो टेम्परेचर और भी उसमें कितना वक्त लगा होगा। तो इस चीज़ की अब तहकीकात होना बाकी है। कल हमारे निगरान वज़ीर आला ने दौरा भी किया है, तहकीकाती कमेटी भी बना दी है। कमेटी क्या करेगी, एक चीज़ का तयन कर देगी कि ये लोग इसमें बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं और उसके बाद उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इससे जो अबतर सूरत हाल थी, जो हमने देखी भी है कई दफ़ा कि एक बेड पे आपने 3-3, 4-4 बच्चों को लिटाया होता है, इस बात का भी नोटिस लिया गया है और कहा गया है कि एक बेड पे एक होना चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक ही है। वो लाहौर के अलावा आपके मज़ाफ़ात और दीगर अजला से लोग आते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहाँ बच्चों का ट्रीटमेंट ना हो तो वो रेफ़र कर देते हैं कि आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर लेकर जाएँ, और लोग यहाँ लाहौर के साथ साथ बाकी अजला से भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में अब इस कैपेसिटी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है और बिलखसूस बच्चों के ट्रीटमेंट का जो अमला है उनमें अगर ये फ़राइज़ जो बराह रास्त नज़र आ रही है कि गफलत और नहली बरती गई है, मेरे ख्याल में ये सज़ा के मुस्तहिक हैं, इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। ये मुजरिमाना गफलत है। आपके पास सीसीटीवी कैमरों की ऑप्शन भी होती है, आप कम से कम तयन करके उन लोगों को कैफिर किरदार तक तो पहुँचाएं। ये छोटी मोटी गफलत नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है। ऐसा हाँ देखिए ना, ये एक कीमती जान गई है और अब होगा ये कि इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में मामूली सज़ाएँ होंगी, मुअत्तल हो जाएगा, उसके बाद फिर बहाल होकर वापस आ जाएगा।
लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में आपने देखा है कि कभी भी उस तरह केयर की नहीं जाती। वही डॉक्टर्स अगर प्राइवेट मेरे क्लिनिक में ख्याल बैठे से जब से ये निगरान सेटअप आया है, सीएम साहब का तीसरा या चौथा दौरा है चिल्ड्रन हॉस्पिटल का। इतने मामलात खराब है चिल्ड्रन हॉस्पिटल। सीएम साहब जो हैं वो तमाम हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं और वहाँ पे जाके चीज़ों को देखते भी हैं, नोटिस भी लिए जा रहे हैं, सख्ती भी की जा रही है। लेकिन देखना ये है कि क्या सरकारी हॉस्पिटल की कोई हालत बेहतर हुई है? आप देखिएगा कि इसमें होगा, ये इंक्वायरी होगी, डॉक्टर या जो दीगर स्टाफ होगा उसको मामूली सजाएं होंगी और उसके बाद फिर वो उसी तरह जॉब पे होंगे और फिर उसी तरह सवाल ये पैदा होता है ना साई साहब, ये कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पर एक बच्चे के साथ ये हुआ, दिन में पता नहीं 4-5 बच्चे नर्सरी में यही आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ पे जिस तरह सिपरा साहब बता रहे थे कि यहाँ पे पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। PIC में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, म्यू हॉस्पिटल में, यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो दीगर हॉस्पिटल में जो छोटे शहर है वहाँ पे नहीं है। तो इनको तो वैसे ही सेंसिटिव होना चाहिए और ये जो बच्चों की वार्ड है वहाँ पे तो जो बंदे काम कर रहे हैं उनका फोकस होना चाहिए। और अगर इंक्यूबेटर में ओवर हीटिंग हो रही है तो ये तो इंतहाई गफलत की बात है। अगर ये उनका अपना बच्चा होता तो फिर बताइए ये क्या करते। और कभी आप देखिएगा कि इनके पास आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो ये बिल्कुल इस तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह जानवरों को किया जाता है। अगर उसी डॉक्टर को उनके प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाएं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से वो डील भी करते हैं, आपको वक्त भी देते हैं और आपका इलाज भी प्रॉपर होता है। तो इसलिए अपनी ये वाली रवश जो है इसको तब्दील करना पड़ेगा। आपकी तनख्वाहें अच्छी हो गई हैं, आपकी मराहत अच्छी हो गई हैं, आप प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी कर रहे हैं, कितने को पैसे आपको चाहिए हों? तो खुदारा आप अगर सरकारी हॉस्पिटल को भी अपना हॉस्पिटल समझें, बजाय इस बात के कि उसको आप समझते हैं कि हमारा नाम बन रहा है, तनख्वाह आ रही है और जा रहे हैं और वहाँ से आ रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल पे फोकस कर रहे हैं। अगर यही ऐसा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होता, मसीहा कहा जाता है डॉक्टर्स को। सो अब ये चीज़ मैं आप क्या कह सकती हूँ, पर मैं रिक्वेस्ट यहाँ पर सीएम साहब तो खुद इन मामलात को लेकर हम देखते हैं बहुत सेंसिटिव भी हैं, एक्टिव भी हैं, तो रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि इस तरह के एक नन्ही सी जान गई और यहाँ पे तो मुझे ख्याल से कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। अस्पतालों से हमें कोई कभी अच्छी या खैर की खबर नहीं मिली है। सो प्लीज़ यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो लोग भी इसके मुर्तकिब पाए गए उन्हें सज़ा दी जाए ताकि ये मामलात आइंदा आने वाले जो रुके। साई साहब, वैसे आउट ऑफ द वे खबर है, कल एक सीएम साहब ने जब दौरा किया समनाबाद अंडरपास का तो उनसे सवाल पूछा गया, ये जो आजकल हम खबरें बाज़गश्त करती सुन रही हैं कि जेल में रेप के वाक़यात हो रहे हैं, कितनी सदाकत है? ना ये मेरा ख्याल है वो पब्लिसिटी स्टंट है, सोशल मीडिया पे जिस तरह ये करते हैं। और बहुत सारी पुरानी वीडियोस जो हैं मैं देख रहा हूँ कि उनको ताज़ा करके तो मार्केट में छोड़ रहे हैं जी, ये देखें हमारे कारकुनान के साथ ये हो रहा है। इसी तरह का कल सुबह मुझे बहुत सारे फ़ोन आए कि जेल में चेक करें, जेल में चेक करें। इवन कोई लोग ये खबर भी चला रहे थे कि तबीयत ख़राब हो गई, तो ना किसी की तबीयत ख़राब हुई है और अल्लाह माफ़ी दे, जेल में आप ये सोच भी नहीं सकते बड़े सेंसिटिव मामलात हैं, अंदर किसी का दाखिल के साथ रेप हो जाए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन जो SOPs हैं उसके मुताबिक किसी भी मर्द जो जेल वार्डर है उसकी ड्यूटी ख़वातीन की बैरक में होती नहीं है। सही। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो खातून है वो वहाँ पे तैनात होती है और वहाँ पे तकरीबन कुछ 300-400 ख़वातीन हैं कोट लखपत जेल में और वहाँ पे जितने भी स्टाफ है वो सारा लेडीज़ है। और सिर्फ सुपरिटेंडेंट जेल जाता है, वो भी कभी कभी सिर्फ दौरा करने के लिए और सिर्फ चेक करने के लिए। जेल तो इतनी सेंसिटिव है कि चूँकि इनकी रवश ही इस तरह की रही है। PTI के दौरे हुकूमत में जब ये आए इक़्तिदार में तो पंजाब के जो वज़ीर बने ज़वार बड़ाए, ये रात गए, इन्होंने दौरा किया और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ होगा कि इन्होंने तमाम जो वायरलेस सेट्स थे वो ले लिए, फिर दहशतगर्दों की बैरक तक चले गए, पता नहीं ये किसको मिलने गए थे। और पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ कि सुपरिटेंडेंट जेल ने किसी मिनिस्टर के खिलाफ एप्लीकेशन दी और इस पर PTI गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पर बैकफुट जाना पड़ा और वो सुपरिटेंडेंट जेल कायम रहा और 4 साल वो वहाँ पे मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं, इसमें कुछ सदाकत नहीं। एक तो खतून की खतून की आप जो इज्जत है उसको ख़राब कर रहे हैं, उनका जो करैक्टर है उस पर करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और अपने आप को सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया पे फेम लेने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए जो आपने किया है, मेरा नहीं ख्याल आपकी बचत होगी इस तरह के सियासी स्टंट खेलने से। ऐसा होने भी नहीं चाहिए बच्चे। और जेल में एक सेकंड, जेल में वो जिस खातून का नाम लिया जा रहा है वो खातून जो है वो यास्मीन राशिद के साथ एक ही कमरे में है, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल अपनी वो बाहोशो हवास हैं। ऐसा जो जेल जराए हैं उनके मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। और ये सिर्फ
ये सारी पब्लिसिटी आखिर करके उनकी भी फैमिली है, उन्होंने भी बाहर निकल के किसी को बड़ी फेस करना बाइज्जत है। फैमिली है। हाँ। और ये सिर्फ अपनी पार्टी का फेस सेविंग के लिए और गवर्नमेंट को गंदा करने के लिए कल बेशर्मी सुबह की से ये इंतहा इसको कहा जा सकता बिल्कुल है। ये बेशर्मी की इंतहा है। वहाँ पे शायद कोई बंदा सिप्रा जा साहब नहीं एक सकता। कमेंट आपका चाहिए मुझे, फिर ब्रेक देखिए, अब मैंने रात भी सोशल मीडिया पे कहा ये था किस कि किस्म की सियासत है? औरत कार्ड जो है इसको नहीं खेलना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि मैं फैमिलीज को इनवाइट करता हूँ जलसों में, अपनी रैलीज़ में, और दूसरी तरफ उन्हीं मुअज़्ज़ज़ फैमिलीज़ को आप इस तरह इस्तेमाल करके आप इंटरनेशनल मीडिया या आपकी जो इंटरनेशनल तंजीमात हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। बेसिकली तो ये स्टंट इसलिए खेला गया कि इस तरह हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये कि हमको जंगल का कानून है जहाँ हम बैठे हैं, कुछ चीज़ें होती हैं मैटर करती हैं। अगर आप पे बुरा वक्त आया तो आपके अपनी चीज़ें ही आपके सामने आ रही हैं। नहीं, बुरा वक्त क्यों आया? जो आपने किया उसके मैं वही कह रहा हूँ, consequences के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। आपने जो कारकुनों से करवाया वही आपके सामने आ रहा पलट के है। वापस आ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या लोग छोड़कर जा रहे हैं तो उनका ज़मीर की आवाज़ उस वक्त जब विकेट गिरती थी, आज अगर वो जा रहे हैं तो आज क्या है कि वो लोटे हो रहे हैं। इस तरह थोड़ी होता है। आपने 22 साल जिनको तोड़कर, वो बड़े सिंपल सी बात थी कि जिन्होंने भिजवाए थे उन्होंने वापस बुला लिया, बस बिल्कुल खत्म हो सही गया। कहा आपने। तो ये चीजें तो जी पलट के वापस आती हैं। रह गई बात इस तरह से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर ये जो बेशर्मी की इंतहा की जा रही है, आप अपने मुआशरे में खुद इन चीज़ों को परवान चढ़ा रहे हैं। सो ये किसी किस्म की सियासत नहीं है। इस चीज़ का जो है वो आपको ख़ास ख्याल रखना भी चाहिए, रखना भी होगा। अदरवाइज़ आप अपनी सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ गंद ही फैलाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे। खबर हमारे पास जो नेक्स्ट है हम डिस्कस करने वाले हैं। डॉल्फिन एहलकार अमजद महमूद भुट्टी ड्यूटी ख़त्म करने पर घर जा रहा था। फिरोजपुर रोड पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली ने डॉल्फिन एहलकार को कुचल दिया। अच्छा जी, अपनी नौयत का ये हसास वाक़या भी है, अफसोसनाक वाक़या भी है, लेकिन मैं साई साहब से ये पूछना चाहूँगी कि एक खबर जो कि हम हर रोज़ अपनी चैट में देखते हैं कि शहर में हादसात कम ना हो सके, हादसात की तादाद ना कम हो सकी। रोज़ाना की बुनियाद पर एक लिस्ट जारी की जाती है रेस्क्यू की जानिब से कि इतने शहर में हादसात हुए। हम क्यों अपने ट्रैफिक कवानीन जो है वो सख्त नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ से ही काम शुरू होता है। साई साहब, कैंपेन्स पे कैंपेन्स, हेलमेट की पाबंदी, सीट बेल्ट की पाबंदी, ये इतने बड़े बड़े वाक़यात, किसी की जान चले जाना, तो जड़ जो है हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचते? अन्ना, मैं यही सोच रहा था अभी जो खबर डिस्कस करने से पहले मैं पढ़ रहा था इसको कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर देखें तो हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल हर रोज चैट में एक लिस्ट शेयर होती है कि शहर में इतने हादसा आज हो गए। लेकिन यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है ना, सड़कें तो वही हैं, ऊपर रश होता जा रहा है हर साल पूरे पंजाब में। साहब और कितनी सड़कें बनी, हर जगह तो हम देख रहे हैं। सुन तो लें, तकरीबन 17 से 18 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होती हैं हर साल। बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन इस साल हो सकता है थोड़ी कम हो, चूँकि महंगाई हुई है, अभी इसको फाइनल नहीं किया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है 12-15 लाख तो अब भी हो रही हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में आपकी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होती हैं और आपको पता है आपकी मेन सिटी है और हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में गाड़ियाँ रोज़ाना यहाँ पे आती हैं और जाती हैं, लेकिन आपकी सड़कें वही हैं, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, आपका जो वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स है और बाइक्स है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर बंदे के पास गाड़ी और मोटरसाइकिल है, कानून पे उस तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। आपके जो सेफ सिटीज़ के कैमरे हैं, ई चलानिंग बेहतर हुई थी, लेकिन अब फिर वो कोशिश हो रही है कि आने वाले दिनों में ई चलानिंग जो है वो 10-15 हज़ार तक चली जाए। अभी 2 से 3 हज़ार। ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं ना, अभी 2 से 3 हज़ार रुपये सिप्रा साहब बड़ी बुरी नज़रों से देख रहे हैं। तो बात ये है, ई चलानिंग का जब डर होगा तो कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये आपके ई चालान से सारे ऑटो रिक्शे वाले जो लोगों की जान बाहर है, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ऐसे दौड़ा रहे होते हैं। सुन तो लेना, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, गधा गाड़ियों वाले और ये जो दूसरी छोटी इस तरह के व्हीकल्स हैं जिनको एक्सीडेंट के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी गाड़ी को, वो तो परवाह करते ही नहीं, ना उनका कोई इंडिकेटर लगा है, ना इसकी वो परवाह करते हैं, ना वो सड़क की जो इशारे हैं लाइन लेन की परवाह करते हैं। और हादसात की बुनियादी वजह ही वो है। और आप देखें जितने बड़े वाक़यात और हादसात सामने आते हैं उसकी या ट्रक नौजवान उसकी ट्रक है या ट्रक है या ट्रैक्टर ट्राली है, उसमें ज़्यादातर जो अमवात हैं या बसेस कमर्शियल गाड़ियों के ज़्यादा ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनको पता है हम तो ऊपर बैठे हैं, नीचे तो उनको कीड़ी मकोड़े समझते हैं और उनको देखते ही नहीं। देखिए अब हल तो कोई नहीं है कि आपने अब बस अफसोसनाक खबर फिर ला का फिर ये है कि कवानीन पे इम्प्लीमेंट हो और सख्ती से हो, फिर आप कहेंगे ये रोज़ाना से
सेफ सिटी ने इतने ट्रैफिक चलान कर कवानीन दिए। पे होना चाहिए, आप सेफ अब सिटी को सही छोड़ है, दें। ये आखिर पे साई साहब ठीक है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज़ें ये सारी चीज़ें जो है ना वो होती रहती हैं, उसमें नहीं है। बेसिकली ये जो रोज़ाना नाके लगा कर खड़े होते हैं आपके ट्रैफिक वार्डन्स जो खड़े होते हैं, दूर से देख रहे होते हैं कि हेलमेट नहीं है तो उसको रोक लें, दूर से गाड़ी के अंदर देख रहे होते हैं अगर सीट बेल्ट नहीं पहना या मोबाइल सुना जा रहा है तो उनको रोक लें। तो ये अगर इसी तरह की नज़र अगर चिंची, रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली और इस तरह के जो बाकी जो हैं ज़राए आमदोरफ्त उन पर रखें तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर हो सकते हैं। 2 मकामात हैं जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली की ज़्यादा आमदोरफ्त है, आपका एक ठोकर है और दूसरा काना है, इससे ज़्यादा है, इस यहाँ से ज़्यादा उसके आमदोरफ्त बंद रोड भी है, रोड पे भी बिल्कुल सही निशान। फिर अब देखें उसमें एक्सीडेंट होना और एक नौजवान जो है उसकी मौत हो जाना, ये तो मेरे ख्याल में सवाल निशान क्या होगा, पर्चा होगा, अगर ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उसके बाद जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएगा। लेकिन अब बात करें कि कवानीन पर अमल दरामद हो और अगर आप चलान को सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना लें तो फिर कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हमने ये तमाम जो चलान और ये जो तरीकाकार अपना रखे हैं, सेफ सिटी का भी जो भी है मामला, मैं उस पर बात नहीं करता, साई साहब नाराज हो जाते हैं। चलान करें, जरूर करें, अगर वायलेशन है तो होना भी चाहिए। मुझे बताएं कि उस वक्त ये सारी चीजें कहाँ खामोश होती हैं जब आपकी शाहराएं चलती नहीं है। बिल्कुल आपने 60 की स्पीड अगर अलाउ की हुई है तो वो 20 जब आपने सड़क बंद की होगी बैरियर लगा के, नहीं, किसने? हमने थोड़ी बंद की होनी, पुलिस ने बंद की होती है। अच्छा, तो रूटीन में किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के टाइम पे छुट्टी हो जाए उस वक्त कोई बैरियर नहीं लगा होता, उस वक्त भी यही हालात होते हैं। सुबह के औकात में साई साहब आप अभी बच्चों को नहीं छोड़ने जाते, हम जाते हैं, सुबह के औकात में भी यही हालात होते हैं। फिर आप गए हैं ना, अभी की बात कर रहा हूँ, उस वक्त गाड़ी जो है कोई थोड़े लाख रजिस्टर्ड हुई थी, अब ज्यादा हो गई जब आप जाते थे। तो बात करने का मकसद यह है कि चलान करें, जरूर करें, खिलाफ वर्जी है उसको कानून के कटहरे में लाएं, होना भी चाहिए। लेकिन ये जो गाड़ियां हैं, रिक्शा, चिंची, सर्कुलर रोड पे जाएं, वहां क्यों नहीं होता? आप दाता दरबार के सामने जाएं, वहां क्यों नहीं होता? आप शालम मार्केट चले जाएं, वहां क्यों नहीं होता? आप उस साइड पे रेलवे स्टेशन से लेकर बदामी बाग चले जाएं, वहां क्यों नहीं है? आप DIG ऑपरेशंस के दफ्तर नासिर बाग से लेकर सगियां तक चले जाएं, वहां क्यों नहीं है? आपको जे रोड, मार रोड, किनार रोड और यही सारी चीजें यहाँ नजर आती हैं, तो वायलेशन है। या मुझे बताएं सेफ सिटी के या बाकी जो चलान के ज्यादा है कहाँ, शरा कहाँ पे है? साई साहब बता दें खुद, या किनार रोड है या जे रोड है? मार रोड पे भी नहीं है। जे रोड सिग्नल फ्री होने की वजह से मैं बता देता हूँ कहाँ पे चलान होता है। एक आपका रेस कोर्स पार्क के सामने ब्रैकेट लगी है, वहाँ होता है। दूसरा आपका जफर अली रोड के पास ब्रैकेट लगी है, वहाँ होता है। तीसरा जहाँ पुराना मैकडॉनल्ड्स होता था, अब नया बन गया है होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के सामने, वहाँ आपका चलान। जे रोड पे ये 3 जगह हैं जहाँ पे चलान होता है। दूसरा मजंग से जब निकलते हैं तो थोड़ा सा आगे वहाँ चलान ये चलान है। और किनार रोड पे सबसे बड़ा चलान क्या होता है? जब आप मार रोड अंडरपास क्रॉस करते हैं टुवर्ड्स मुगलपुरा, वहां आपका चलान होता है। हालांकि वहां एजिसन कॉलेज की जो पार्किंग है रॉन्ग पार्किंग होती है, ट्रैफिक छुट्टी के वक्त जाम होता है, लाइनें लगी होती हैं, लेकिन जब किसी को इशारा थोड़ी सी खाली मिलती है वो स्पीड में चला जाता है। 70 स्पीड है, 71 पे आपको चलान आ जाता है। ये हालात आजकल नहीं आ रहे, आ जाएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, इन वाकयात की रोकथाम के लिए साई साहब हल क्या है? मुझे सिर्फ इसका हल सिर्फ यही है, कानून पे अमल दरामद हो, हम दोबारा किसी नौजवान की ऐसी तस्वीर देखें, फिर सख्ती से हो और उस पे प्रॉपर्ली जब इम्प्लीमेंट होगा तो फिर आपकी आवाम की चीखें निकलेंगी। फिर जब वो कहते हैं वार्डन के रुक के आप हेलमेट लें, वो कहते हैं मेरे घर में तो खाने को नहीं है, फिर ये भी आपके मसले मसाइल हैं। लेकिन जब ये चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन ये सारी जानें जो हैं ये इंतहाई कीमती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी होते हैं, कीमती जानों का ज़िया भी हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से चलें, जिस तरह सिपरा साहब कह रहे थे कि चलान पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है जितनी तादाद में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स चल रही हैं, कुछ ना कुछ ट्रैफिक के फ़्लो के लिए भी ये काम कर रहे होते हैं। तो असल बात ये है कि पुलिस के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ हमें खुद भी इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब लाइन लेन की पाबंदी तो हमने खुद करनी है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ चलान पे कर रहे होते हैं, या चलान वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी ट्रैफिक रवानी को भी बरकरार रख रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि उसकी एक पिक्चर दिखा दूं। जिस तरह से बाइकर्स का बिहेवियर हम देखते हैं ना, यकीन मानिए उनको देखे ना, अगर उस पे कानून पर अमल दरामद की बात करें ना, साई साहब मुझे बताएं कि मोटरसाइकिल को कौन सी लेन अलाउ है? सबसे लेफ्ट, इंतहाई लेफ्ट में ना, तो वो इंतहाई राइट में होते हैं। पता ही नहीं है। आप एक दिन चलान करें ना, तो वो पता नहीं कौन से CTO साहब आए थे, उन्होंने मार रोड पे वो लगवा दी थी कि वो लगवाई थी वो बैरियर लगवा दिए थे कि मोटर बाइक जो है यहाँ पे चलेगी, वो कौन लगवाई? हाँ,
वो क्या होगा? नहीं तो, चल वो कोई तो कोई महीना भी अब नहीं देखे चली। ना, अब तलवार किसी थोड़ी ने किसी ट्रैफिक की वार्ड गाड़ी का बम्पर वो टूट गया, किसी की गाड़ी ने उनको आप तोड़ इसी दिया। तरह भाई, ये डराया जा होगा। सकते हैं ना कि हेलमेट पहने, लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग ना करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अब सिटियों ने तो चीज़ें आपको अवेयरनेस देनी है, चलान करने हैं, सख्ती भी करनी है। अब ये तो नहीं कि हर गाड़ी के साथ या हर बाइकर के साथ आखिरी बंदा बात बैठा है। करूं, ड्राइविंग तहम्मुल पसंदी का नाम है, सब्र और बर्दाश्त का, जो कि हम लोगों में नहीं है। माजरत बिल्कुल के आपने अब सही गर्मी कहा, इतनी और सी बात बाइकर्स में है, तो इतनी सी बिल्कुल। बात और है। गर्मी जो अगर है, तहम्मुल इसकी वजह से वैसे बुर्दबारी पे लेकिन हम साई लोग आ साहब मैं जाएं, यहाँ पे तो फिर रिक्वेस्ट सारी करना चीज़ें हल हो चाहूंगी, जाएं। ये जो मोटरसाइकिल रिक्शे वाले हैं, ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं, इनके लिए कवानीन सख्त होने चाहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आएंगे जी अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ, और नेक्स्ट खबर है जी लेस्को का क्रैकडाउन, मुतादिद बिजली चोर पकड़े गए, कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। बरकी रोड सब डिवीजन की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। सिर्फ बरकी रोड पे क्यों कार्रवाई की जाती है, मुझे ये चीज़ समझा दें शाहिद सिप्रा साहब। ये जो हम देख रहे हैं रिहायशी इलाकों में बिजली चोरी की जा रही है, यहाँ पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शाहिद सिप्रा साहब देखें, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का हल्का है, ठीक है। दूसरा एक रिपोर्ट पावर डिवीजन को भिजवाई गई थी, जिसमें इस बात की निशानदेही हुई थी कि बरकी और शादरा के इलाके में जो सबसे ज़्यादा बिजली चोरी हो रही है, और इवन जो आपके ग्रिड स्टेशन हैं उनके लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। मतलब ग्रिड से बिजली निकल कर कंज्यूमर तक जा रही है, तो वो ओवरऑल जो आपके 11 kV और ग्रिड के मामला हैं वो भी मुतासिर हो रहे थे। इस बुनियाद पर यह ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। और वहाँ क्या है कि बरकी और ये हडियारा और इसके अतराफ़ के जो इलाके आपके सरहदी इलाके हैं, यहाँ क्या है कि यहाँ गैस जलाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ रोटियाँ भी आपकी बिजली पे पकती हैं, हीटर हैं वो रखते हैं, सालन भी हीटर पे पकता है, आपके इस चीज़ यानी टका के बिजली चोरी हो रही है। कहने का मतलब है कि पीएम का हल्का है तो वहाँ जो मर्जी करें। पीएम का हल्का है, हल्का इंतखाब है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या है कि वो आपकी बिजली चोरी थोड़ी रोकना है। ये तो लेस्को की जिम्मेदारी है, रोकें उनको, जो वहाँ बैठे हैं लोग वो करें। आप देखिए क्यों फेल हैं, क्यों नहीं? आपको आपको अब ये सब चीजें पता है कि वहाँ रोटियां भी बिजली पे पिछले एक साल से तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि बरकी रोड पे बड़ी चोरी होती नहीं, है। आपको पता है? नहीं हुआ, ये 3-4 महीने पहले नहीं, रिपोर्ट आपको गई पता है, है, उनको नहीं पता। एक 3-4 महीने पहले रिपोर्ट गई थी, उसमें हुआ था। अच्छा, अब बात क्या है कि रूरल एरिया है, आप सुबह दोपहर में ऑपरेशन करते हैं, रात में फिर कुंडियाँ लग जाती हैं वहाँ पे, फिर वो डायरेक्ट सप्लाई लगाते हैं, फिर वो शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा ऑपरेशन की नौयत को तब्दील किया गया है कि आपकी जो केबल्स हैं जो छतों के ऊपर से गुजर रही थी, उनसे आपके वो डायरेक्ट सप्लाई लेते थे, उनको तब्दील किया जा रहा है। वो उनके जो मीटर्स घरों में लगे हुए थे या ऐसी जगहों पे नस्ब थे जहाँ से बिजली चोरी हो सकती थी, उनको बाहर निकाल कर पोल्स पर एज पर SOP पोल्स पर शिफ्ट किया जा रहा है या घर की दीवार पर लगाया जा रहा है। इससे मुमकिन तौर पर एक कोशिश है कि शायद बिजली चोरी कम हो, लेकिन जो हमारे सरहदी और देही इलाके हैं यहाँ पर बिजली चोरी पर मुकम्मल काबू पाना नामुमकिन है। इवन आपके शहरी इलाकों में बिजली चोरी काबू नहीं होती, तो आप देही और सरहदी इलाकों में जहाँ पर कभी कभार ऑपरेशन सिप्रा साहब कथा कलामी की माफी, जाके सिप्रा साहब ने ऑपरेशन का नाम लिया है तो इनके पास डॉक्टर भी हैं, वहाँ लेस्को के डॉक्टर भी हैं। मैं तो पहली दफ़ा सुना है कि इनके डॉक्टर भी हैं जो मीटर ठीक करते हैं। उनको बाकायदा कहा जाता है कि ये डॉक्टर हैं, बिजली चोरी में मुलव्वस होते हैं और वो उनको पता नहीं मीटर का क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो जब सिप्रा साहब कहते हैं ना ऑपरेशन कर रहे हैं तो मुझे याद आ जाते हैं वो डॉक्टर। तो ये बिजली चोरी मेरा नहीं ख्याल ये रुक सके सिप्रा साहब, ना दही इलाकों में रुकेगी ना ये शहरी इलाकों में रुकेगी। जितनी महंगाई होती जा रही है, हफ्ते में 2 दफ़ा तो आप देते हैं कि 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गए। मेरा ख्याल है पिछले कुछ 3 माह में आपने 30 रुपये कीमत बढ़ा दी। लेकिन अफसोस के साथ ना इसका खमियाजा आम सारिफ को किस तरह भुगतना पड़े, जरा इस पे भी रोशनी डाल दें। अगर बिजली चोरी का अमल नहीं रुकता तो यूनिट्स डाले जाते हैं। देखें, ओवर बिलिंग होती है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेस्को ने अपना कागजी रिकॉर्ड मुकम्मल करना ही करना है। उनके अगर 100 में से 40 यूनिट चोरी हो गया है तो 40 यूनिट एडजस्ट होने ही होने हैं, चाहे वो घर वालों को करें, चाहे कमर्शियल सार्फिन का, चाहे इंडस्ट्री ट्यूबवेल, जो भी आपके पास कंज्यूमर होगा जिसको यूनिट्स डालने वो डाल देंगे। उन्होंने अपना लॉसेस यानी अपनी नालायकी हमारे पे डालनी। हाँ, तो होता है ये होता है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। ये तो ऐसा कड़वा सच है जिससे कोई भी नहीं बात करता। मुझे जरा आने वाले दिनों में लोड शेडिंग का शेड्यूल बता दें, कुछ तब्दील होने जा रहा है, जरा हम भी तैयार रहें। आने वाले दिनों में क्या होने? लोड शेडिंग होनी चाहिए, आप बताएं पहले। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, चलें फिर ठीक है, बिल ज्यादा आ जाएंगे। अब आपके पास ये जवाब होगा, साई साहब को तो हमने कायल कर ही लिया है। नहीं, साई साहब को कायल कर लिया, साई साहब को अब पता है। साई साहब 4 के बजाय 8 घंटे बिल नहीं जमा करा सकेंगे आप। साई साहब तो अब इस तरह कायल हो गए कि मैं 4 घंटे कहता हूँ, साई साहब कहते हैं नहीं 8 घंटे होने चाहिए। साई साहब को तो मैंने इस तरह कायल कर लिया। अब देखें, 4 घंटे तक तो लोड शेडिंग
उसका है, गवर्नमेंट का प्लान है कि हम, लेकिन अभी से गैर एलानियां हो रही है। अब देखो सिस्टम है ना, उसने ओवरलोड होना है। काम जब आपने नहीं किया, आप कहने को तो कह देते हैं अपग्रेडेशन हो गई, ट्रांसफार्मर नस्ब हो गए, थोड़ा लोड पड़ता है जंपर निकल गया, थोड़ा लोड पड़ता है डिफ्यूज उड़ जाता है, थोड़ा लोड पड़ा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है, आग लग रही है। लेकिन इस साल मौसम बड़ा साथ दे रहा है ना, कि उस तरह गर्मी जिस तरह आनी चाहिए, मुसलसल 15-20 दिन गर्मी के नहीं गए, जब भी 5-6 दिन गए हैं फिर बारिश आ गई और मौसम बेहतर हो गया और लोड कम हो गया। बल्कि सिपरा साहब कल परसों खबर दे रहे थे 1000 मेगावाट नीचे आए थे जिस दिन बारिश हुई है, मतलब 4500 डिमांड थी, 3500 पे हम लोग आ गए थे। तो ये अल्लाह ताला हमारा साथ दे रहा है। अभी देखिए आप क्या बनता है आगे। अल्लाह ताला इस तरह ही मेहरबान रहे। मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। हुकूमत दाता गंजबख्श के मज़ार अक़दस को एक मॉडल खानका के तौर पर आरास्ता कर रही है। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना है क्या कुछ मॉडल में तब्दीली लेकर आई जा रही है? शाहिद सिपरा साहब मुझे मुख्तसरन सा बता दें। देखिए ये बड़ा पुराना मसला था कि आप मज़ार शरीफ के गिर्द जो आपका गुलाम गर्दिश है इसको तब्दील किया जाना था, और वहाँ चूँकि अकीदतमंद हैं, ज़ायरीन की लाखों की तादाद है, तो उनका भी प्रेशर था कि इसको किस तरह तब्दील किया जाए। उसके डिज़ाइन की बात होती थी। तो चंद रोज़ कबल मार्च में मेरे ख्याल में विज़िट किया था हमारे वज़ीर आला साहब ने, और उन्होंने ऑर्डर किया था कि हमने इसको मुकम्मल करना है। तो उसके बाद आप देखें नेस्पाक और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन मदीना फाउंडेशन, उनके लोगों ने विज़िट किया है, टेंडर मुकम्मल हो गया है। इसका क्या मतलब, जब टेंडरिंग का अमल मुकम्मल हो गया तो अब काम होने जा रहा है। तो ये होना भी चाहिए। देखें मज़ार शरीफ के गिर्द जो है उसमें बरामदे बने, उसकी तोसी होगी, तो जो अब जहाँ पे अगर 300-400 लोग अब बैठ सकते हैं तो वहाँ पे 800-900 लोगों की कैपेसिटी बन जाएगी। अच्छा, तो उससे क्या होगा, ज़ायरीन को फ़ायदा होगा, बराह रास्त फ़ायदा होगा। तो ये क्रेडिट भी फिर लोग कहते हैं कि आप अपने सीएम की बात करते हैं, ये कई साल से चल रहा था, लेकिन अगर इस गवर्नमेंट आपके निगरान सेटअप इसको मुकम्मल करना चाह रहा है तो मेरे ख्याल में अवामी फलाह का मंसूबा है, सीएम साहब ने अकीदतमंदों का मामला है, तो होना भी चाहिए। वाला भी करवाया है दाता साहब। देखो आपने यकम मुहर्रम से पहले मुकम्मल करना है, और कई साल से अल्तवा का शिकार मंसूबा है। और आपके वाले जो अंडर पासिस हैं उनके पे भी सीएम साहब कैमरे भी लग गए हैं। रात को मैंने सैटरडे के शो में भी स्पेशल थैंक यू बोला। थैंक यू सो मच साहिद साहब, आपका भी, शाहिद सिपरा साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन सोशल मीडिया का ये दौर है और घर बैठे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो दुरुस्त है भी या नहीं है। ये जो जल्दी की दौड़ है, ये जो व्यूज़ की दौड़ है, ये जो हिट हो जाने की दौड़ है, इसमें हम इस कदर बह गए हैं कि आप गलत चीज़ों को इस तरह से परवान चढ़ा रहे हैं कि सोसाइटी में इसका गलत इम्पैक्ट आता चला जा रहा है। मैं कहूँगी कि इसको रोकने के लिए, इस पर बंद बांधने के लिए लाजमी तौर पर अभी से अगर ना कुछ किया गया तो ये चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाएंगी। आज हम स्पेसिफिकली न्यूज़ की ट्रीटमेंट किस तरह से सोशल मीडिया पर की जा रही है वो डिस्कस करने वाले हैं। सहाफ़ती इक़दार को किस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मुस्तफ़ा शाह उनका नाम है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इसके साथ साथ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी हैं। वेलकम कहेंगे उन्हें अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पहुँचाना बड़ी जिम्मेदारी की बात है। हम यहाँ पर देखते हैं कि दिन रात हमारी टीम इस टाइम भी बाहर काम कर रही है। जिन्होंने 12 बजे के बुलेटिन के लिए न्यूज़ देनी है, रिपोर्टर्स वो फील्ड में हैं, अपने सोर्स का किस तरह से उन्होंने ख्याल रखना है, कहाँ से खबर आई उसको किस तरह से ट्वीट किया जा रहा है। अभी ये खबर थी कि जी जेलों में ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने बताया कि जी इसमें तो बिल्कुल भी सदाकत नहीं है, ऐसे वाक़यात तो हुए नहीं। जिस खातून का नाम लिया जा रहा है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हैं जेल में। सो हम खबरों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि समझ से बाहर है। ये सोशल मीडिया किस तरफ लेकर जा रहा है? देखिए मैं आपके रिपोर्टर का नाम तो नहीं जानता, बट जो आपका रिपोर्टर है वो आई एम श्योर कि वो किसी मोटरसाइकिल या पुराने मॉडल की गाड़ी के अंदर गया होगा, क्योंकि वो रिपोर्ट की तस्दीक करके असल हकाइक के साथ रिपोर्ट दिखा रहा है। पर उस बंदे ने जिसने वो थंबनेल के साथ न्यूज़ ब्रेक की है कल रात को, और उसके पास जो सवारी है या उसके पास जो गाड़ी है वो आई एम श्योर उससे बेहतर सवारी के ऊपर और उससे बेहतर लाइफ लग्जरी गुजारा है। क्योंकि मसला ये अनफॉर्चुनेटली कि बिक वो रहा है कि जो चटपटाओ। हाँ, बिल्कुल। और आपने एक ऐसी खबर सोशल मीडिया के ऊपर ब्रेक कर दी और उसके बाद आपने व्यूज हो गए। ऐसे में हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं ना। इखलाकियात भी कोई चीज़ है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज है। आप अपनी नहीं, अब वो society 9 में मई के image बाद से क्या- जो है ना हाँ, वो अखलाकियात वापस लोगों के अंदर फॉर्चुनेटली आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उससे पहले तो हम एज अ माशरा एज अ सोसाइटी बेलगाम घोड़े हो गए थे, और जिसका जो दिल करता था, जिसको उसने टारगेट करना था वो टारगेट कर लेता था। वो लोग जो अपनी तकरीर का आगाज इस्लाम के नाम से करते हैं और उस तकरीर के अंदर जो 50% कंटेंट होता है वो नेम कॉलिंग होता है, तो मुझे बताएं कि नाम तो किसी का बिगाड़ना और किसी को उस नाम से पुकारना जो उसका असल नाम नहीं है, तो ये तो गुनाह है। बिल्कुल पर आप गुनाह कर रहे हैं और आप इसको एंजॉय करते हैं, किसी को आप डर्टी हैरी कहते हैं और यू टेक लॉट ऑफ प्राइड इन इट, क्योंकि आपको लगता है कि वो एक भाई थे ना साहब, वो जो मोर ले गए किसी के घर के अंदर, आपके घर के अंदर भी कोई पेट होंगे, मेरे घर के अंदर भी कोई पेट होंगे, वो मोर लेके जा रहे थे और वो कह रहे थे कि ये हमारा मोर ये हमारे है, पैसों हम का। इसको वापस लेके जा रहे हैं। जब उनसे उनको पूछा गया बाद में, जब उनकी पकड़ हुई, तो वो कहते हैं कि वो तो मैं इसको रेस्क्यू कर रहा था एनिमल राइट्स के ऊपर। तो आप यकीन करें कि अगर इस मुल्क का जो करंट टर्मोइल चल रहा है उसके अंदर हम जर्नलिस्ट देखिए, हम वो है, मैं जैसे लास्ट टाइम भी आया था, मैंने कहा आपने भी कोई एजुकेशन ली होगी, कोई डिग्री होगी, मेरे पास भी जर्नलिज्म की डिग्री है, उसके बाद देन वी स्टार्टेड जर्नलिज्म। अनफॉर्चुनेट ये है कि जितने बेरोजगार लोग हैं, किसी ने कोई बिजनेस के अंदर डिग्री की हुई थी, किसी ने कॉमर्स में की थी, कोई कियानी है, कोई राजा है, जो अपनी जिंदगी के अंदर एक मीडियोक्रेसी से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, ऑल ऑफ दी सडन उन्होंने जाके सोशल मीडिया का सहारा लिया और वो खबरें उन्होंने ब्रेक की। आप यकीन करें कि ये जो साहब है ना, कि जो लोगों को कहते रहे कि ISBR के दफ्तर के अंदर इस्लामाबाद के अंदर खान साहब मौजूद हैं, और इस तरह उन्होंने उन दिनों के अंदर 16 फेक न्यूज़ दी हैं, और अगर आप उनकी उन दिनों की अगर अर्निंग को सिर्फ देखें तो वो 10 मिलियन से ज्यादा की अर्निंग सिर्फ उन्होंने खान साहब के तो टाइम यही पे की रीजन है ना कि फेक न्यूज का ट्रेंड इतना बढ़ता चला जा रहा है कि लोग अपनी अर्निंग की खातिर लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। रोका कैसे जा सकता है इसको? देखिए, रोका तो हमारा जो वो एक तो तरीक़ेकार है ना, पैमरा तो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया को तो लुक आफ्टर करता है, पर सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ तो रोकने वाले कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ तो बंदा उठा ले जाते हैं मुकम्मल, और फिर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये है कि आप सॉफ्टवेयर से ऊपर बात चली गई है। कुछ हजरात ऐसे जिनका हार्डवेयर अपडेट होने वाला हो गया, मतलब कि किसी का तो होता है ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट, उनके हार्डवेयर जो है ना वो, क्योंकि मसला ये है कि एक तो होता है कि आप ना चाहते हुए कोई न्यूज़ आपने सुनी और आपने न्यूज़ की तस्दीक की सोर्स में भी गलत बता दिया। आपको पता है कि ये न्यूज़ इस तरह की नहीं है कि उन खवातीन को बाइज्जत तरीके से जो भी लॉ के लिहाज से उनको डील किया जा रहा है, और उसके बावजूद अब एक ऐसी खबर, एक ऐसा फार्मूला आपने बैठ के बनाया है कि जिससे आपने देखा कि यार व्यूज़ तो आ कोई नहीं रहे। खदीजा शाह के व्यूज़ जितने हमने खाने थे, उसके ऊपर जितनी मोनेटाइजेशन होनी थी वो मोनेटाइजेशन होगी। अब व्हाट इज नेक्स्ट? आज वो कल मेरा ख्याल है कि वो हॉस्पिटल उनको लेके गए हैं, या आज सुबह गालबन उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। उसके साथ भी जो है ना उनके साथ एक गंदी न्यूज़ को जोड़ा है, क्योंकि सनसनी नहीं पैदा होती। इसको रोकने का एक ही तरीका है, जितने आपके देखने वाले हैं, जितने मेरे देखने वाले हैं, जब हम अपनी निजी महफिलों में हर प्रोग्राम में इस चीज़ को कंडेम करेंगे एज अ सोसाइटी, जब हम उस न्यूज़ को कंडेम करना शुरू हो जाएंगे तो वो न्यूज़ बिकना बंद हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ पे बैठ के कंडेम करेंगे वहाँ पे ही लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। बहुत पढ़े लिखे माजरत के साथ लोग जो है ना वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में इस तरह के थंबनेल बना रहे हैं कि जब आप खबर खोल लें तो बीच में कुछ होता ही नहीं है। आप किस तरह से, मेरे ख्याल से इस पर जब तक कानून साजी नहीं होगी, प्रॉपर कवानीन नहीं बनेंगे, सख्ती से नहीं निपटा जाएगा। एक तो सोशल मीडिया है ना, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी उनका पूरा करियर ही सुनी सुनाई खबरों के ऊपर वो चलता है। वो एक चीज़ डाल देते हैं। पिछले दिनों वो जो टर्की के अंदर जब प्रॉब्लम हुई थी तो पाकिस्तान से यहाँ से हमने कुछ एड भेजी थी, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वो, एक टिकटॉकर ने फेक न्यूज़ चला दी थी, वो फेक न्यूज़ उन्होंने उसी तरह एज इट इज उठा के अपने उस पर ट्विटर पर डाल दी और बाद में उसको डिलीट कर दिया। उन्हीं और मेन स्ट्रीम मीडिया के मैं बता रहा हूँ आपको, दिग्गज बड़े साफियों की आपको ये मतलब कि कहानी सुना रहा हूँ कि वो लोग भी जो है सुनी सुनाई न्यूज़ करते हैं, क्योंकि अब दौर आ गया है कि सबसे पहले सबसे आगे, वो पहले तो ना ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर आया था जिसमें हम जर्नलिज्म के अंदर नए नए आए थे, तो सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं वो वाली एक दौड़ थी। अब सोशल मीडिया के अंदर मतलब ये तो हालत हमारी हो गई है कि ट्रैवल करने जा रहे हैं, गाड़ियों में वीडियोस बना रहे हैं, मतलब कि किसी पहाड़ के नीचे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो सिलसिला तोड़ना नहीं चाहते। एक वो जो मोनेटाइजेशन हटा दें, आपकी है ना वो अपने दोबारा से जो है ना वो न्यूट्रल जोन के अंदर उसी तरीके से वापस आ जाएगी जिस तरीके से आप पहले साफत कर। बिल्कुल आपने सही कहा। अब इसमें तो
कोई दो राय है नहीं कि ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, लोग इसको अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए हम कह रहे हैं कि मुश्किल है बंद बांधना। अब मेरे ख्याल से एक वाहिद हल ये है कि हम लोगों में शऊर बेदार करें कि कम से कम उन्होंने किस तरह से खबर, बड़ी जिम्मेदारी की बात है पहुंचाना। किसी के घर में भी प्रॉब्लम इससे हो सकती है, किसी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में हो सकती है। सो वो जो एक सहाफ़ती इक़दार हैं उनको हमने किस तरह से आम कर। देखिए बड़ा सिंपल सा एक तो फार्मूला है, जितने भी हमारे लीडर हजरात हैं जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, जिनकी लोग बात सुनते हैं। अब एक साहब हैं जिन्होंने एलिजिडली जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर एक तोहमत बांधी। एग्जैक्टली। और उस तोहमत के ऊपर जो वो पीटीआई के एक साहब डॉक्टर अरसलान जो हैं, जो कि AKA अरसलान बेटे के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने उसको कंडेम किया। सिर्फ एक्ट्रेसेस की बात देखिए, आर्टिस्ट हमारे लिए वैल्यूबल है। आप भी पढ़ी लिखी साथी हैं, मेरा तो हुलिया देख के आपको लग रहा होगा मैं पढ़ा लिखा साथी हूँ और मैं वो कन्वेंशनल वेज ऑफ जर्नलिज्म के अंदर बिलीव नहीं करता कि एक आपको पता चलना चाहिए, आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए। सो वो आप एक्टर लुकिंग साफ़ी भी होने चाहिए, इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। सो उन्होंने उसको उस टाइम पे उन साहब को, वो जो बाहर बैठ के वीडियोस बनाते हैं, उनको कंडेम किया। अगर हम एज अ जर्नलिस्ट एक गलत न्यूज़ देते हैं, जिस पीटीआई की तरफ, जिस मेरे मुंह से पता नहीं क्यों एक ही जमात का नाम निकलता है, जिस जमात की तरफ आपका डिक्लाइन है, अगर वो जिम्मेदारी से उस खबर को कंडेम कर दे, महीने के अंदर मैं फेक न्यूज़ देना बंद कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मैं ऑफिशियल अकाउंट से ये बता दूं कि ये मुस्तफ़ा शाह जो है इसने ये न्यूज़ दी है, हालांकि मुझे उस पार्टी को फायदा भी हो रहा हो, बट वो अगर जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ये बता दें कि दिस इज नॉट आवर नैरेटिव, वी डोंट सपोर्ट दिस, तो मुझे बताएं कि मुझे देखने वाले नीचे इतनी गंदी गालियां देंगे कि मुझे कमेंट्स बंद करने पड़ेंगे और मेरा कंटेंट देखा नहीं जाएगा। अनफॉर्चुनेट ये है कि जितने ये इन्फ्लुएंसर है ना, कि मैंने किसी ने बताया था कि मैं अगर सहाफत के अंदर फेल हो जाऊं तो मैं सोशल मीडिया के अंदर जाके मैं कुछ और करना शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता है कि मैंने और आपने जर्नलिज्म पढ़ी हो, मैं और आप किसी जगह पे बैठ के हम एक वीलॉग बनाना शुरू हो जाए और हम फाइनेंशियल एडवाइस देना शुरू हो जाए। नहीं हो सकता ना, नोबडी विल लिसन टू फाइनेंशियल एडवाइस। हमारे लोग वो देखते ही नहीं, बैकग्राउंड चेक ही नहीं करते। उसने बेचारे ने कभी चैनल का मुंह नहीं देखा, ऐसे ही है, उसको पता कोई नहीं कि चैनल का कल्चर क्या है, रिपोर्टर क्या होता है। हम घुसते हैं ना चैनल के अंदर, मैं आपके फ्लोर से गुजर के आया हूँ, मैं 10 बंदों को मिल के आया हूँ, क्योंकि भाईजान वो मेरे साथ पड़े हुए हैं, मैंने स्ट्रगल की हुई है। आज मैं बड़ा डैपर बन के आपके सामने बैठा हुआ हूँ। वो दौर भी था कि जिस टाइम में मैं गुजर जाता था किसी को पता नहीं चलता था, तो वो एक स्ट्रगल है। ये लोग इन्होंने किया कुछ और अब ये तजिया निगार बन गए हैं, गलत खबरें दे दे के। हमें एटलीस्ट किसी बंदे को फॉलो करने से पहले जब वो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, ये तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि इस बंदे का कुछ साफ बैकग्राउंड है। अब जैसा मंसूर अली खान है, वो चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो एक साफी है, उसने आपकी मेरी तरह स्ट्रगल की है, उन्होंने जिंदगी के अंदर वो अपने वीलॉग्स बनाई जा रहे हैं। उनका सिर्फ क्या होता है, आपने बात अच्छी की आपको सपोर्ट, आपने बात गलत की आपको क्रिटिसाइज। मेरा डिक्लाइन ही किसी तरीके से नहीं है, देखते हो देखो, नहीं देखते ना देखो। तलत हुसैन साहब हैं, वो तो एंड में ये भी कह देते हैं कि यार तुमने मुझे फॉलो करना करो, नहीं तो बाढ़ में जाओ मेरी तरफ से। तो अगर आपको अपनी क्राफ्ट के ऊपर इतना यकीन है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 लोग देख रहे हैं कि 2000 लोग देख रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि जो लोग नैरेटिव बिल्ड करते हैं ना, नेगेटिव नैरेटिव, ये एक साहब जो पीटीआई को सपोर्ट करते थे, एक टाइम आया था कि उनके फॉलो इमरान खान साहब से नैरेटिव बिल्डिंग उन्होंने छोड़ दी थी। वो साहब बाहर बैठ के यूके के अंदर बैठ के नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, लोग उनकी वजह उनसे नैरेटिव अपना लेके चल रहे थे, तभी तो ये बेलगाम घोड़े हो गए थे। बिल्कुल आपने सही। इनकी लीडरशिप इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये जरूर देखना है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं और एटलीस्ट अपने आप को भी क्रिटिकली थिंक किया करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा करें कि जो ये कह रहा है ये सच भी है। इस तरह बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारा दीनी कंटेंट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो ऐसा कंटेंट होता है कि लोग सुनना चाहते हैं, उस पर भी हुक्म है कि आप उसको चेक करें, ये ठीक है कि गलत है। बिल्कुल सही कहा। सो ये आपके पास दोनों तरह के फील्ड में लोग मौजूद हैं। जिस तरह से मुस्तफ़ा ने मिसाल भी दी मंसूर अली खान की, तलत हुसैन शाह साहब की, ये हमारे सामने बड़ी बड़े नाम मौजूद है, बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं जो कि अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है एज ए व्यूअर, आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है, आप लोगों ने भी रोल प्ले करना है और थोड़ा सा आपको बाशऊर होने की भी ज़रूरत है। हम कम से कम इसको रोकने में ये अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं कि इस तरह के लोगों को देखना बंद कर दें। ये जो व्यूज़ वाली चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये काम बढ़ता चला जा रहा है, उसको हम लोगों ने रोकना है। मैं इसमें आपको ऐड ऑन करूं, इनसे बेहतर ना वो लोग हैं जो पिल्ले है ना,
वो कंटेंट तो बना रहा है ना, इज मेकिंग मनी, वो मेहनत तो कर रहा है, ये तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इनका क्या आर्ट है, इनके पास क्या टैलेंट है, सिर्फ झूठ बोलना। मैं और आप बैठेंगे, कैमरे लगे हुए, मैं और आप एक कमरे के अंदर जो है ना 10 बाय 10 के कमरे के अंदर एक कैमरा फिट करें, दोनों बैठ जाएं, आप मेरे से गप मारें, किसी के पास चुड़ैल है, किसी का कबूतर चले, कबूतर को सही खबर ले आता है, किसी की चुड़ैल जाती है। मतलब अब हर बंदा जो है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आने वाले लोग जो है, उनकी हालत ये हो गई है, वो इतने मजबूर हो गए हैं पैसे के पीछे, यहाँ कैमरा लगाया हुआ है, गाड़ी चला रहे हैं, साथ साथ खबरों के ऊपर वीलॉग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मतलब उसकी जांच पड़ताल करना, फील्ड में जाना, वो जो एक मेहनत करके आप एक्चुअली हम देखते हैं कि हमारी टीम काम करती है, वो वाला तो ट्रेंड ही नहीं रहा। वो लड़की बेहतर है जो ट्रांजैक्शन वीडियोस बना रही है, वो कम से कम ये एफर्ट तो करती है, 4 कपड़े तो बदलती है ना। उसका कंटेंट देख के आप चले, वो पैसे कमा रही है, उसने कोई मेहनत की, वो बेचारी गई धूप में, वो किसी जगह पे उसने सनलाइट के अंदर सुबह सुबह गई, सॉफ्ट लाइट लेके उसने 4 ट्रांजैक्शन वीडियोस बनाई, वो 4 कपड़े बदलने की बेचारी ने गाड़ी में जाकर कितनी एफर्ट की, अच्छी खासी मेहनत है। वो कुछ कर तो रही है ना। सिर्फ एक बंदा, एक साहब है जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, उन्होंने लिखा हुआ है कि डिसेंट जर्नलिस्ट। अच्छा, वो उनको मतलब कि वो ऐसी बातें करते हैं, और उनका बैकग्राउंड क्या है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से बिजनेस के अंदर डिग्री ली है। ही हैज नेवर बीन टू पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखा ही नहीं है। वो भाई उधर बैठ के तजिया निगार बना हुआ है। ये उसी तरह ही है कि जिस तरह वो एक वीडियो हुई थी ना कि मैं इमरान खान को फॉलो करती हूँ। अच्छा, आप पाकिस्तान कितनी बार गई? आई बीन टू पाकिस्तान ट्वाइस। तो मैं और आप भी ऐसे मुल्क होंगे जहाँ वो 2 बार गए होंगे। आपको कैसे पता चलता है कि इमरान खान सही बोल रहा है? मैं सुबह उठी हूँ एंड आई वॉच इमरान रियाज, और वो पूरे दिन का मुझे पता चल जाता है सब चोर हैं, खान सही है। यार फॉर गॉड सेक यार, मतलब कि ये आपका इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट को तो आप छोड़ देना। मतलब कि मुझे तो लगता है आजकल नेशनल इंटरेस्ट आप किसी से पूछेंगे, उसको नहीं पता ही नहीं कि क्या है। बिल्कुल सिटी 42 का खुदा ना खासा आगे ऑफिस तोड़ देगी, नेशनल इंटरेस्ट है। भाई वो बेचारे की जिसकी ऑडी जलाई है आपने, जो ऑडी की, वो एक प्राइवेट आदमी है। बिल्कुल। आप और वहां पर लोग कौन खड़े हुए हैं जो चने बेचते हैं, जिनको फ्रस्ट्रेशन इतनी है। मैं तो कहता हूँ उनको यकीन करें कि वो लिबर्टी मार्केट जाके ना उन बाजियों से पहली बार उनकी इंटरेक्शन होती है जिनको उन्होंने हमेशा देखा होता है, फैंटेसाइज किया होता है कि इनसे हम बात नहीं कर सकते। वो बाजियों से उधर वो बात करते हैं, ये इस वजह से चले जाते हैं। 9 मई का वाकया जो अफसोसनाक वाकया है, उसके बाद से मुझे बताया ना किधर है ये सारे जियाने, किधर गया इंकलाब। वो कहते थे ना, वो अब अपनी अपनी पड़ गई है ना, सबको वो लेके रहेंगे इंकलाब, तेरा बाप भी देगा इंकलाब। वो भागी दौड़ का रास्ता सबने अब पकड़ लिया। अब तो खैर इसमें कोई, लेकिन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे पास टाइम कम है, खबर को खबर रहने दें। जो इस पे काम कर रहे हैं उनको काम करने दें, जिनका ये काम है उनको ये काम करने दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। रह गई बात उन लोगों की जो कि इसको देख के बिला वजह जो है वो हाइप दे देते हैं, मैं व्यूवर्स को भी कहना चाहूँगी इस तरह की चीज़ों को हम सब ने मिलकर रोकना है। मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे जानवर चिड़ियाघर में पता चलता है कि जी गर्मी की शिद्दत की वजह से उनकी तबीयत नासाज हुई। अभी एक अफसोसनाक वाक़या जो कराची में हथनी के साथ पेश आया वो हमारे सामने था। लेकिन हम देखते हैं हमेशा इसके लिए गर्मियाँ, सर्दियाँ, मौसम की तब्दीली, स्पेशल इंतज़ामात लाहौर चिड़ियाघर में किए जाते हैं। वो इसलिए हमें पता है क्योंकि हम अपने जो हमारी रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ खबरें शेयर करती हैं कि जी मौसम की तब्दीली के साथ क्या क्या इंतजामात हो रहे हैं, तो हम खबरें आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अब ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहने को तो ये होता है जी मौसम चेंज हुआ, इंतजामात हो गए, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने मॉनिटरिंग करनी होती है, चेक एंड बैलेंस रखना होता है, हर जानवर की नेचर के मुताबिक उसको ट्रीट करना पड़ता है, उसकी खुराक का ध्यान रखना पड़ता है, उसको कितनी गर्मी सर्दी चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि बिलाशुबा एक प्रॉपर काम है जी, जिसकी हम कहते हैं कि जी बिलाशुबा इंतज़ामिया को भी दाद देनी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर किरण सलीम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। इस मौसम के पेश नज़र चिड़ियाघर में उन्होंने क्या इंतजामात कर रखे हैं ये हम उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जानवरों की नेचर को समझना, उनका मूड समझना, उनके लिए इंतजामात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसानों से तो आप बातचीत कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, या वो बीमार फील कर रहे हैं, या गर्मी सर्दी फील कर रहे हैं, या उन्हें क्या तकलीफ है। ये चीज़ें आसान हैं। आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं बहुत मुश्किल है। तो किस तरह से इस इन्वायरमेंट को समझना आपके लिए मुश्किल है?
बिल्कुल, वाइल्ड एनिमल्स एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है और चूँकि बहुत सेंसिटिव ये होते हैं तो इसमें आपको एक मुसलसल ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है। इस हवाले से लाहौर ज़ू में एक प्रॉपर टीम अंडर डायरेक्टर लाहौर ज़ू काम करती है और इसमें जो हमारा ख़ास तौर पे कीपर स्टाफ है, हमारा जो वेटनरी यूनिट है जिसमें वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी सुपरवाइज़र और कीपर्स मौजूद हैं, उनकी खसूसी तौर पर यही ड्यूटी होती है कि हर एनिमल को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके फूड से, उसकी हाउसिंग से, उसके जनरल बिहेवियर से, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है और उसी हिसाब से स्टेप्स लिए जा रहे होते हैं। सही। और इसी हवाले से जैसे कि मौसम की हम अगर बात करें तो जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा होता है तो ये कभी भी कोई अब्रप्ट चेंज नहीं है। जैसे अगर हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ आ रहे हैं तो बड़ा एक वो स्मूथ प्रोसेस है जो आप समझें कि हमारे यहाँ से फरवरी में ही शुरू हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की मैयर्स को कम करते जाना है और हमने गर्मियों की मैयर्स की तरफ चलते चले जाना है। और इसमें जो चेंजेस होते हैं वो बड़े सटल और स्मूथ और इस अंदाज में होते हैं कि एनिमल अपने माहौल के मुताबिक उस अपने आप को उसमें एडजस्ट करता जाए, अब्रप्ट चेंजेस ना आए इसमें। सही। अब गर्मी की शिद्दत हम देखते हैं शहर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जा रही है। सो आप क्या समझती हैं कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर जानवर को देखना, उसको कितनी ठंडक चाहिए, उसको किस एनवायरनमेंट में रखना है, उसके फूड में क्या चेंजेस लेके आनी है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैसे आप इसको निभा रही हैं? बिल्कुल, ये एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट है। वाइल्ड एनिमल एक अलग से साइंस है। इनको जब हम खास तौर पे जब कैप्टिविटी में रखते हैं तो जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जब ये नेचर में मौजूद हैं तो कुदरत का अपना तरीकाकार है, वो अपने एक नेचुरल माहौल में जानवर ने एडजस्ट किया होता है। अब चूंकि हम जैसा देखते हैं कि वाइल्ड में भी जानवरों को बहुत सारे इश्यूज हैं, आपका पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, हैबिटेट डिग्रेडेशन है, ये सब असरात वहाँ पर भी आ रहे हैं। इसी तरीके से जो हम कैप्टिविटी में जानवर रख रहे हैं उसमें इनमें से बहुत सारे फैक्टर्स माइनस हो जाते हैं। जो खास तौर पर अहम चीज़ें रह जाती हैं वो आपका सबसे पहले तो मौसम आ जाता है, उसके बाद कोई भी अगर कोई वबाई अमराज आ रहे हैं तो उसके लिए खसूसी तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। मौसम के हिसाब से आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले जैसे अभी गर्मी का मौसम जो है वो अपनी पीक की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि सर्दियों से आहिस्ता आहिस्ता मैयर्स कम किए, सबसे पहला चेंज हम एनिमल की डाइट में लेकर आते हैं। और हमारे यहाँ आपकी चैनल की वसातत से जितने भी लोग जो पेट लवर्स हैं, जिन्होंने घरों में परिंदे जानवर रखे हुए हैं, उनके लिए भी यही पैगाम है कि आप अगर एनिमल की हेल्थ बेहतर रखते हैं, एनिमल की अच्छी होती है, तो एनिमल आपका कोई भी जो चेंजेस आ रहे होते हैं एनवायरनमेंट में उसको कोप अप करने के लिए उसके अंदर फ्रेंडली हो जाता है। किरण, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये किरण सलीम हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डाइट की आपने सबसे पहले बात की कि हम सबसे पहले जानवर की डाइट का ख्याल रखते हैं मौसम चेंज होते ही। हाँ जी, इसमें यूँ है कि जैसे जो फल खाने वाले जानवर हैं उनकी डाइट में रसदार फलों का इजाफा कर दिया जाता है। थोड़ा सा विंटर और समर के मेटाबॉलिज्म में फ़र्क होता है जो हर एनिमल का है। तो इसी तरीके से कुछ राशन साइज को, राशन जो हमारा राशन का जो हमारा लेवल है, अमाउंट है, पोर्शन जो है उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया जाता है, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा ज़रूरत होती है। कमर में इसको ग्रेजुअली माइनर सा डिक्रीज लेके आया जाता है। अब ये बहुत चीज़ें सेंसिटिव है देखना कि किसको पोर्शन कितना जानवर को देना है, उसकी नेचर को समझ के। बिल्कुल, इसमें ख़ास तौर पे जब हम न्यूट्रिशन वाइज इसका एनालिसिस करें तो उसमें जो कार्ब्स जा रहे हैं, प्रोटीन्स जा रहे हैं, जो हम उसमें अमाउंट जो बाकी चीज़ों की दे रहे हैं, इस सब को मद्देनज़र रखा जाता है। और उसके बाद जो राशन स्केल है उसको रिवाइज किया जाता है। इसको वैसे तो मंथली करते हैं, लेकिन अच्छा, डाइट कैसे डिसाइड की जाती है कि अच्छा जी शेर है तो उसकी डाइट ये होनी चाहिए, एक टाइम में इतना पोर्शन होना चाहिए? इस पे बाकायदा क्या आप न्यूट्रिशनिस्ट की, डॉक्टर्स की हेल्प लेते हैं? एग्जैक्टली, एक तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करके एक पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट का राशन स्केल है जो ऑलरेडी वो नोटिफाइड है, एंड एवरी पार्क, एवरी जू अंडर पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट फॉलोज है। इसके साथ साथ कुछ जैसे हमें चेंजेस अपने एरिया के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक करने पड़ते हैं। उसके लिए हमारे पास जो वेटनरी ऑफिसर हैं, हमारे कीपर से लेके वेटनरी ऑफिसर तक हर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है कि एनिमल अगर हम फूड दे रहे हैं तो वो कितना फूड उसमें से कंज्यूम कर रहा है, क्या चीज़ वो प्रेफरेंस में उसकी आ रही है, किस चीज़ को वो छोड़ रहा है, किस मौसम में वो ज़्यादा उसको खा रहा है, किस मौसम में वो कम कर रहा है। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखा जा रहा है, यानी कीनली ऑब्जर्व करके फिर उसका फूड चार्ट जो है वो रिवाइज किया जाता है। अच्छा जी, मुझे बता दें कौन सा ऐसा जानवर है जो गर्मी में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आप समझती हैं कि उसको गर्मी से बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल इंतजाम करने पड़ते हैं? इसमें क्योंकि जू में अब आप जो है आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त 104 स्पीशीज़ हैं और तकरीबन 1200 की तादाद है।
अगर हम इसमें वैसे बात करें तो जो हमारी जो अपनी लोकल स्पीशीज़ आ जाती हैं, जिसको हम इंडिजिनस स्पीशीज़ कहते हैं, वो तकरीबन जो है वो 40% हैं। जो बाकी की 60% हैं वो एग्जॉटिक्स में हैं, और इसमें से ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो हमारे पास साउथ अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन स्पीशीज़ ये ज़्यादा हैं। हमें फोकस भी ज़्यादा इनके ऊपर करना पड़ता है क्योंकि हमारी इंडिजिनस स्पीशीज़ हमारे इस माहौल के मुताबिकत से सेटल्ड हैं, वेल एडजस्टेड हैं। अब हमारी वो स्पीशीज़ जो एग्जॉटिक्स हैं, जिसमें हमारे टाइगर्स आ जाते हैं, लॉइन आ जाते हैं, लेपर्ड है, और इसके अलावा कुछ डियर स्पीशीज़ हैं जिसमें फैलो डियर शामिल है, और जो यूरोपियन स्पीशीज़ हैं रेड डियर है। तो इन स्पीशीज़ के लिए थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा मेजर करनी पड़ती है। इन एक्स्ट्रा मेजर्स में ये शामिल है कि एक तो हमने जैसे हाउसिंग, वो सबसे पहले जो है फूड चेंजेस कर दिए, उसके बाद हाउसिंग की चेंजेस होती हैं। उसमें यह है कि ग्रीन शीट्स का इस्तेमाल, आपके पंखे, कूलर्स, जैसे जैसे मौसम में शिद्दत आती जाती है उसका इस्तेमाल, और इसके बाद फिर ये कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसको हम अपनी टॉप प्रायोरिटी या हमारी आप लाडली स्पीशीज़ एक आम अल्फाज में उसको कह सकते हैं, जिनके लिए थोड़े एक्स्ट्रा मेजर करने पड़ते हैं। उसमें ये होता है कि इनमें बर्फ़ के ब्लॉक रखे जाते हैं। अच्छा। ताकि वो मौसम के, उनकी आदत है, एक हैबिट है लिकिंग की इनमें नेचुरली, तो वो उसके पास बैठ के, बर्फ़ के पास बैठ के ठंडे मौसम को जो है वो उसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि जैसे हम अगर आसान अल्फाज में कहना चाहें कि हम इंसान जैसे मई जून जुलाई में गोला पसंद करते हैं, तो उसी तरीके से इन एनिमल्स में भी नेचुरली अक्सर जूस में, इंटरनेशनल जूस में ये प्रैक्टिस है कि जो है आइस लिकिंग या आइस लॉलीज मुख्तलिफ इस तरह की दी जाती हैं। तो ये एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो मेजर्स हैं जो हमें इन स्पीशीज़ के लिए करनी पड़ती सही। हैं। अच्छा जी, खुदा ना खास्ता अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है तो कैसे पता चलता है कि इस जानवर को गर्मी लग गई है या अब इसको इस एनवायरनमेंट से चेंज एनवायरनमेंट पे लेके जाना है, इसको इस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत है? ये बिहेवियर को समझ लेना, उसको देख के अंदाज़ा कर लेना कि इसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे ख्याल से ये पूरा एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि ज़ू आप पब्लिक के लिए 9 बजे ओपन हो रहा है, लेकिन एक हमारे यहाँ तो 24 घंटे ही है, लेकिन हमारे जो ज़ू कीपर हैं वो सुबह 7 बजे आ जाते हैं। उन्होंने आके अपने एनिमल इंक्लोजर की सफाई करनी है, चेक करना है। उसी टाइम पर जिसको आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR कहेंगे वो हमारे पास आ जाती है कि एनिमल कोई डिहाइड्रेटेड है, उसने कोई वॉमिट की है या कुछ कोई भी इस तरह का जो उसके सिम्टम्स हैं वो फौरी तौर पर शेयर होते हैं। फिर जैसे ही डॉक्टर आते हैं तो सबसे पहले उस एनिमल के ऊपर फोकस किया जाता है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उस पर अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो ट्रीटमेंट की तरफ जाया जाता है। अदरवाइज सबसे पहले कोशिश ये होती है कि हम एनिमल को उसकी डाइट के थ्रू या अगर हमने कोई मेडिकेशन भी देनी है तो वो ओरल मेडिकेशन के थ्रू हम उसको बेहतर रख सकें। सही सही। अच्छा जी, ये मुझे बता दीजिएगा, जानवर जिस जगह पर मौजूद है वहाँ की सफाई सुथराई, वहाँ के इन्वायरमेंट को, ऑब्वियसली अगर साफ़ सुथरा होगा तो वो विजिटर्स जो आ रहे हैं उनको भी एक अच्छा माहौल मिलेगा, जानवर के लिए भी वो माहौल अच्छा होगा। सो किस तरह इंश्योर किया जाता है? अंदर जाके हर रोज़ क्या सफाई होती है पिंजरों में? जी बिल्कुल, थोड़ा सा आपको इस पे बताती चलूँ। ज़ू में हमारे पास तकरीबन 200 मुलाजिमीन हैं और 24 एकड़ के इस रकबे पर जो हमारी स्पीशीज़ मौजूद हैं उसके लिए ये सब काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मुख्तलिफ यूनिट्स बने हुए हैं। जो स्वीपर स्टाफ है वो अपनी सड़कों को देख रहा है, हॉर्टिकल्चर यूनिट है, ये जो आप लॉन सारे देखते हो उसकी मेंटेनेंस में आ जाता है। सबसे अहम किसी भी जगह पर जो जूस में इंपॉर्टेंट स्टाफ होता है वो आपका कीपर स्टाफ है, विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द जू, बिकॉज ये सबसे पहले होते हैं जो एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन इनका होता है। इस हवाले से जब वो आते हैं, इंक्लोजर्स के अंदर की सफाई बिल्कुल हर रोज़ होती है। ना सिर्फ वो होती है बल्कि जो भी कोई डिसइंफेक्शन का एक जो शेड्यूल है उसको फॉलो किया जा रहा होता है। इसमें इंश्योर किया जाता है एनिमल एंड कीपर सेफ्टी बोथ को। जो हमारा जो लॉक सिस्टम होता है, डोर सिस्टम होता है कि आप पहले इंडोर में करेंगे, बाहर से सफाई करेंगे, फिर आउटडोर में लाएंगे, उसके इंडोर्स की सफाई करेंगे, और इस तरीके से ये सफाई का मरहला पूरा होता है। उसके बाद इनके फूड का मरहला शुरू हो जाता है, जिसको हमारा राशन टाइम हम कहते हैं। 10 से 12 बजे तक का जो ये है, ये एनिमल फूड टाइम होता है। इसमें डेली बेसिस पे जो इंडेंट हम इशू करते हैं उसके मुताबिक राशन आता है, उसको फूड को प्रिपेयर किया जाता है। हर कीपर अपने अपने एरिया का, अपने अपने एनिमल के मुताबिक फूड प्रिपेयर करके 12 बजे तक एनिमल्स को डिलीवर कर देता है। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद कुछ एनिमल्स में सेकंड टाइम में फिर दोबारा फूड दिया जा रहा होता है। इसमें हमारी जो अंगुलेट स्पीशीज़ हैं, जिनको आप उर्फ आम में हम कह दें जो हमारी डियर स्पीशी हैं, जिसमें हिरन और दूसरे एनिमल्स आते हैं, इनके लिए जो है सेकंड टाइम पर दोबारा फूड दिया जा रहा होता है, जिसमें जो मिक्स ग्रेन हैं ये शामिल होते हैं। इसी फूड में जब हमने कोई मिक्सिंग करनी होती है मेडिकेशन की
कोई डिवर्मिंग करनी होती है तो वो भी इसी फूड का पार्ट बनती है। सही। सो मैं तो हैरान हो रही हूँ आपकी बातें सुन के, किस तरह से प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पूरे दिन का एक प्रोसेस है जो कि आप लोगों को फॉलो करना दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। इसमें अगर कोई ऐसा एनिमल जो कि अपनी रूटीन से हट जाए, कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करे, उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल होता है। एनिमल के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे जू इंटर्न्स मौजूद होते हैं, वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ कीपर की तो ड्यूटी है ही कि वो ऐसी सूरत हाल में अपने एनिमल को ऑब्जर्व करेगा। एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन चार्ट बना के कि इसने अगर क्योंकि पिछले अरसे में आपको बिल्कुल पता होगा और आपके न्यूज़ चैनल के ऊपर काफ़ी इस पर बात हुई कि हमारा जो वाइट राइनो था वो बीमार हुआ। एक प्रॉपर शीट तैयार होती है, कितनी देर उसने खाया है, कितनी देर बैठा है, कितनी देर उसने मूवमेंट की है। इन तमाम चीज़ों की बेसिस के ऊपर जो लाइन ऑफ एक्शन है फॉर ट्रीटमेंट वो डिसाइड होती है। तो ये प्रोटोकॉल्स तो एक नॉर्मल हैं, लेकिन इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, जब एनिमल कोई बीमार हो, कोई सिक हो, या खुदा न खास जब किसी आउटब्रेक के चांसेस हों, तो वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो अडॉप्ट किए फॉलो किया जाता है। अच्छा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, जो विजिटर्स आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी भी बहुत अहम है। सो उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं, किस तरह से उन्हें सेफ प्लेस दी जाती है? विजिटर तो जू का, जिससे हम जब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं तो नंबर 1 पे आते हैं, बिकॉज विजिटर्स हैं तो उसके बाद बाकी रौनक है। एनिमल्स के बाद विजिटर्स, और उसके बाद कहीं जाके हम कहते हैं हम जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हम लोग हैं, ये प्रायोरिटी लिस्ट यूँ बनती है। जू में हमारे पास एक कसीर तादाद है विजिटर्स की जो आ रही होती है, ख़ास तौर पर वीकेंड्स के ऊपर, और बच्चों की पसंदीदा तरीन जगह है, तो बच्चे एक इस जगह पर आना खसूसी तौर पर पसंद करते हैं। और इसी वजह से हमारी सिक्योरिटी भी हमें खसूसन इस तरह से रखनी पड़ती है कि जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर फैमिलीज आ रही हैं, वो महफूज रहें। एक तो तमाम इंक्लोयर की डिज़ाइनिंग इस तरह से है कि जो आपका जो डिफेंस सिस्टम है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और उसके बाद जो इंक्लोयर है, इसके दरमियान में एक प्रॉपर स्पेस होती है। जगह जगह पर अवेयरनेस बोर्ड्स भी मौजूद हैं कि आप इन साइंस को, इन जगहों को, इन जंगलों को ना क्रॉस करें। इसके अलावा ओवरऑल हमारे पास जो गार्ड्स हैं हर इंक्लोयर के ऊपर मौजूद होता है। इसके अलावा जू में तकरीबन 110 जो CCTV कैमरास हैं वो मौजूद हैं, और उसका कंट्रोल रूम है जिसमें अगर किसी जगह पर कुछ इस तरह का हो तो उसको फौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, ताकि हम जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनकी सिक्योरिटी को और जो हमारे एनिमल्स हैं दोनों की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। चलें जी, हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। जिस तरह से आपने तमाम डिटेल्स बताई, बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। हम दुआ गो हैं कि ये आगे भी अच्छे इंतजाम रहें, क्योंकि ये बच्चों की बड़ी फेवरेट प्लेस है और हमें अपना बचपन भी याद है कि हमें कितना अच्छा लगता था जू जाना। सो ये सब चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से रौनकें बच्चों के लिए इसी तरह से बहाल रहनी चाहिए। इसके लिए आपकी एफर्ट को भी हम सलाम पेश करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सो नाज़रीन, अभी हमने जी जिनकी बर्थडे है उनको विश करना है जी। सो बर्थडे किसकी है जी? नूरे हरम की है, राना हसन की है, आयशा रियाज की है, ईमान की बर्थडे है, अदीका और मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद कासिम और तलहा राशिद की बर्थडे है, जो कि 24 न्यूज़ में एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। सो हम अपने तमाम लोगों को जिनके आज बर्थडे है विश करना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे। तो आपने मुलाहिज़ा कि अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।